अब हम लोग जहां तक याद है कि सेल वॉल हम लोग खत्म कर लिए थे, लेकिन सेल वॉल में मिडिल लेमिला में एक पॉइंट छूट गया था। हमने आपको बताया था कि मिडिल लेमिला जो बना होता है मेनली वो पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। और पेक्टिन में भी मेनली क्या है, मिडिल लेमिला में कैल्शियम पेक्टेट, ये पेक्टिन से ही बनता है पेक्टेट, ठीक है। तो कैल्शियम पेक्टेट है ना, और मैग्नीशियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट इसका बना होता है। और अगर मेनली बात करोगे तो मेनली उस मिडिल लेमिला में कैल्शियम पेक्टेट होता है, और यही एनिमल सीमेंट है। और पता है ये जो कैल्शियम पेक्टेट है और मैग्नीशियम पेक्टेट मिलकर जो एकदम पूरा का पूरा मिडिल लेमिला का लेयर बना हुआ है वो डिसॉल्व हो सकता है। एक एंजाइम है जो उस पूरी लेयर को डिसॉल्व कर सकता है, और उस एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज। देखो आज के बाद बायोलॉजी में कहीं पे भी किसी वर्ड के लास्ट में अगर तुमको एज वर्ड लिखा दिख जाए, एज मतलब वो एंजाइम है, एज मतलब वो एंजाइम है। कहीं पे लास्ट में लिखा मिल जाए जाइम, जाइम तो मतलब वो एंजाइम है। जाइम से तो नाम ही पता चल रहा है कि वो एंजाइम है। एज कहाँ कहीं पे भी लिखा हुआ दिख जाए बायोलॉजी में आज के बाद तो समझ लेना वो एंजाइम है। तो ये पेक्टिन एक प्रकार का एंजाइम है, और नाम से पता चल रहा है पेक्टिनेज एक प्रकार का एंजाइम है, नाम से पता चल रहा है कि पेक्टिन को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम है। अब पेक्टिन में भी कौन, कैल्शियम पेक्टेट। तो कैल्शियम पेक्टेट डिसॉल्व हो जाएगा तो मिडिल लेमिला डिसॉल्व हो जाएगी। कैल्शियम पेक्टेट अगर ब्रेक हो जाए तो ऐसा कब होता है, देखना इसका एप्लीकेशन भी है, बताते हैं कैसे। आजकल तो क्या होता है ना कि पेक्टिनेज एंजाइम को अलग अलग प्लांट से ऑब्टेन करके पूरा का पूरा तैयार करके सीसी में तैयार करके रखा जाता है, और इसका यूज हो रहा है आर्टिफिशियली, पता है कहाँ, फ्रूट का जो जूस बनाया जाता है ना उसमें। एक्चुअल में देखो होता क्या है, ये मान लो कि सेल है, एक सेल एंड दूसरे सेल, तीसरे सेल। अगर मान लो अभी सेल अभी अभी बना है, प्राइमरी सेल वॉल है बाहर के बाहर एकदम, और अभी ये सेल एकदम बन के तैयार हुआ है सब कुछ, तो उसके बीच में ये मिडिल लेमिला होगा, प्लाज्माटिस्मेटा भी होगा नो डाउट। सब कुछ सेल एकदम पूरा का पूरा जुड़ा होगा, ठीक है। अभी अभी जस्ट प्लांट का ऑर्गेन का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है तो क्या होता है ना, खास करके फ्रूट्स में क्या होता है ना कि इन सारे सेल्स के बीच के मिडिल लेमिला को डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर डिसॉल्व नहीं करोगे, अच्छा तुम छोड़ो यार, तुम एक कच्चा आम लाओ और एक पका हुआ आम लाओ, देखो हार्डनेस का अंतर है कि नहीं है। हार्डनेस का अंतर वहां पे कई मैनर में है, लेकिन एक कारण ये भी है कि वहां पे प्लांट के अंदर जो मैंगो है, मैंगो के जो सेल है, तुम क्या मैंगो का सेल ही तो खा रहे हो, और क्या। वो अलग बात है कि उसमें शुगर भी है, सब बात आपको बताएंगे उसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि फ्रूट कैसे पकता है, रैपनिंग का पूरा मैकेनिज्म आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हार्मोन भी इसमें आता है। तो बस ये कहने का मतलब है कि आप देखो एक बड़ा जो अंतर आता है क्या, कि एक कच्चा आम है, एक कच्चा अमरूद है और एक पका हुआ अमरूद है। तो कच्चा अमरूद तो भाई हार्ड होता है, और पका हुआ अमरूद क्या देखो एकदम पुल करता है। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो अमरूद के सेल्स हैं, सेल्स के बीच में मिडिल लेमिला है, मिडिल लेमिला डिसॉल्व हो जाता है जैसे जैसे फ्रूट का रैपनिंग होता है, और वो डिसॉल्व कौन करता है, पेक्टिनेज ही करता है। तो आजकल अब क्या क्या सीख लिए साइंटिस्ट लोग कि अच्छा इसका मतलब सेल और सेल जितने ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे तो ईच सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको चूर चाड़ के निकालना इजी हो जाएगा। और हम फ्रूट में क्या करते हैं, मतलब फ्रूट जूस में क्या करते हैं, सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको चूर चाड़ के निकालना चाहते हैं और पीना चाहते हैं, डायरेक्टली डायरेक्टली जूस पीना चाहते हैं। तो अगर आपको इसके अंदर का कंटेंट चाहिए तो हर सेल अगर अलग हो जाएगा तो जूस का कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं हाथ खड़ा कीजिए, जूस का कंटेंट ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, ज्यादा वाले हाथ खड़ा कीजिए। ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा यार, सब लोग को हाथ खड़ा करना चाहिए, ज्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर सारे सेल अलग हो जाएंगे तो सारे सेल आप ग्राइंडर में आराम से चूर चार दोगे और सबका जूस पकड़ के निकाल लोगे। लेकिन अगर कुछ सेल एकदम गुच्छा बना के रह गए, गुच्छा बना के रह गए इस प्रकार से, तो उसमें से बहुत सारे सेल तो चुराया ही नहीं, कितनों भी चूड़े तो सब सेल सटा हुआ रह गया, जुड़ा हुआ रह गया। तो लोगों ने क्या सीख लिया कि पेक्टिनेज एंजाइम का पूरा छोटा सा सीसी में पैक करके मिलता है, वो फ्रूट जूस में मिलाया जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फ्रूट जूस में जितने भी सेल हैं, जैसे पपाया है या फिर मैंगो का ही जूस तुम बना रहे हो, बनाना का, तो ईच सेल को और ज्यादा सेपरेट कर दिया जाता है। अगर थोड़ा बहुत कोई जुड़ा हुआ है भी पके हुए फल में भी तो और सेपरेट कर दो, और थोड़ा सा फल कच्चा भी है तो भी सेपरेट हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जूस आएगा। तो इसका एक यूज भी बता दिया जो आपको मॉड्यूल में लिखा मिलेगा। बाकी आपको नीट में क्या याद रखना है, नीट में जो आता है जनरली कि पेक्टिनेज एंजाइम क्या कर सकता है, तो ये मिडिल लेमिला को डिसॉल्व कर सकता है क्योंकि ये कैल्शियम पेक्टेट को ब्रेक कर सकता है। तो सेल वॉल का ये पॉइंट रह गया था, ये भी मैंने बता दिया। आइए हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सेल मेम्ब्रेन। मैंने कहा था कि हम सेल मेम्ब्रेन में 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद सेल में मूवमेंट पढ़ेंगे, और सेल का फंक्शन। फंक्शन में 2-3 फंक्शन है, मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट, वो पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी फंक्शन सारे ही देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और याद कीजिए, मैंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए एक बेसिक बात बताया था, सभी को बताया था। ठीक है, अच्छा, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेल का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट। तो क्या है ना कि मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो बहुत बेसिक टर्म है। हम चाहते हैं कि कल आपका वो टाइमिंग हम बचाएं, वो बेसिक बताने में बहुत टाइम निकल जाएगा। उससे बेटर क्या है, हम आपको लिंक भेजेंगे हम अपने लेक्चर का एक। ठीक है, तो जब मैं एस्केलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, तो उसमें एक लिंक भेजेंगे हम आपको। ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं उसको कर लेंगे 2:30 बजे। ठीक है, तो वो लिंक भेजेंगे। आप क्या कीजिए, उस लिंक में जाकर वीडियो मैं बता भी दूंगा कहाँ से कहाँ तक देखना है, कितने टाइमिंग से कितना टाइमिंग तक देखना है। वो जो बेसिक बता रखे हैं ना, वो बेसिक कल यूज होगा। मैं चाहता तो वो बेसिक कल आपको क्लास में ही पढ़ाता, फालतू में आधा घंटा बर्बाद होता, क्योंकि वो चीजें मैं आपको एस्केलेटर सिस्टम में ऑलरेडी बताऊंगा। इवन मैं आपको एक अलग से चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। लेकिन क्या है कि कल वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब आपको ट्रांसपोर्ट समझाऊंगा तो वो टर्म यूज होगा, तो हम अपन वो आधा घंटा बचा लेंगे ना। अगर आप वो वीडियो देख के आ जाओगे तो हम वो टॉपिक थोड़ी पढ़ रहे हैं, आपका बेसिक समझ में आ जाएगा आपको कि हम क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद कल हम ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लिंक भेजेंगे ग्रुप पे, तो लोग घबराइएगा नहीं कि कौन सी का लिंक भेज दिया है। वो मेरा ही वीडियो लेक्चर है रिकॉर्डेड एक्सप्लेटरी का, उसमें बेसिक बता रखे, वो आपको सुनना है, आधे घंटे का है। ठीक है, हाँ, तो हम अभी देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम आपको प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक बताए थे। ठीक है, अब एक नए बच्चा है, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर हम ये बेसिक को थोड़ा सा भी रिवाइज नहीं कराएंगे। अगर जस्ट रिवाइज करा देते हैं, सुनिएगा सुमन कुमार। बस मान लीजिए कि एक लिपिड नाम का कोई बायोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, आप बिल्कुल नए बच्चे हैं, तो मान लीजिए कि लिपिड नाम का कोई बायोमोलिक्यूल होता है। लिपिड कई प्रकार के होते हैं, उसी में से एक लिपिड होता है फास्फोलिपिड, उसी में से एक लिपिड होता है फास्फोलिपिड। और इस फास्फोलिपिड में 2 चीजें हैं, एक ये फास्फो वर्ड मतलब फॉस्फेट ग्रुप है, और लिपिड जनरली बना होता है फैट का, मतलब ये फैटी एसिड है। और फैटी एसिड के साथ जुड़ा हुआ है क्या, फास्फेट ग्रुप। कुल मिला के यह एक मॉलिक्यूल है फास्फोलिपिड। और इसके स्ट्रक्चर को हम लोग यूं रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसमें एक हेड होता है और 2 टेल होता है। अब ये सब कैसे बनता है आप घबराइए नहीं, आपको बैकअप क्लास देंगे, सब समझ में आ जाएगा। बस आप अभी इतना याद रख लीजिए, ये जो हेड वाला पार्ट है ना, ये हेड वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये पोलर है। ठीक है, और ये टेल वाला पूरा पार्ट है, ये दोनों टेल, इसको बोलते हैं कि ये नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर है। अब पोलर नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, आप सीधा सीधे मतलब एक लाइन में भी याद रखिए, हर वो सब्सटेंस पोलर होता है जो वाटर को लाइक करता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। बाकी इन सब बातों को हम प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में समझाए हैं। और हर वो चीज नॉन पोलर होता है जो वाटर से भागता है, मतलब वाटर का फोबिया होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। बस अभी आप इतना को याद रख लीजिए। और ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यही है फॉस्फोलिपिड। एक फॉस्फोलिपिड जिसमें 2 पार्ट होते हैं, बड़ा सा टेल, टेल बहुत बड़ा होता है, और छोटा सा हेड, हेड पोलर होता है और टेल नॉन पोलर होता है। बस इतना आप याद रखिए, बाकी सब लोग आप लोग को प्रीवियस क्लास में बेसिक बताए थे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करना। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे अपने अपने नोट्स में, जब घर पे बनाएंगे तो हेडिंग लगाएंगे पहले क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलिए एक एक करके जिनको आता है वो हाथ खड़ा कीजिए कि वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ जानते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, पहले से कुछ जानते हो तो हाथ खड़ा कीजिए कि हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। कोई बच्चा नहीं है? नवीन कुमार और अतीक को जवाब नहीं देना है, जो मेरे से पढ़ चुके हैं पहले वो उनको जवाब नहीं देना, वो तो बता ही देंगे। हर्ष, चलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में? सर सेल मेम्ब्रेन पहले ये आउटर मोस्ट एनिमल सेल में होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट आके बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए थे, जिसमें कि एक सैंडविच मॉडल था और एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में उन्होंने बोला था जो कि ये एक ऐसा मॉडल है
इस तरीके से सेल का मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि सी में आइस होती हैं उस टाइप से ये, और जो कंटेंट होते हैं वो फ्लोट करते होते हैं। अच्छा ये सब हमारा जो ऑस्मोसिस होता है वो इस कारण होता है, हम वो जो हेड है ठीक है, काफी 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 सही नॉलेज है। चलिए आइए अब हम इसी को थोड़ा डिटेल में लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए साहब, ये बात आज की नहीं है। जब सेल डिस्कवर्ड हो गई ना, सेल कब डिस्कवर्ड हुई थी याद कीजिए, 1665 में सेल डिस्कवर्ड हो गई थी। तब से लोग कोशिश में थे कि सेल की जो बाउंड्री होती है उसका स्ट्रक्चर पता लगाया जाए। लेकिन यार सेल की स्ट्रक्चर जो बाउंड्री होती है उसका स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए लोगों को एक अच्छा माइक्रोस्कोप की जरूरत थी। और अच्छा माइक्रोस्कोप कौन होता है पता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो काफी महंगा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके स्कूलों में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है भैया, वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं उसको। अब बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल होगा आपका तो 2-4 को कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हर जगह नहीं होता, काफी कॉस्टली होता है। मैं आपको बता दूं, बिहार में अगर पूरे बिहार को आप देखोगे 100 को से ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होगा यहाँ पे, पूरे बिहार में बता दूं। और 100 में से 50 साइंस कॉलेज में होगा। आपको पता भी है साइंस कॉलेज कितना बड़ा कॉलेज था? जब पूरे भारत में कहीं माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था, भारत में 10 जगह 15 जगह माइक्रोस्कोप हुआ करता था, उस टाइम एक माइक्रोस्कोप साइंस कॉलेज में भी था। वो अलग बात है कि आज सर रहा है वो। बिहार में किसी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं लगा था, उस टाइम साइंस कॉलेज के हर डिपार्टमेंट में लिफ्ट लगा हुआ था। आज सर गया है वो लिफ्ट, राजनीति ने खा गया साइंस कॉलेज को। वो मैंने देखा है, मैंने कॉलेज में देखा है कि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सड़ चुका है, कबाड़ी में फेंका हुआ है, और एक आध को मेंटेन करके भी रखा हुआ है। अब आप सोच लो कि कितना बड़ा पूंजी बर्बाद। और वो पता है अभी आप खरीदोगे ना काफी कॉस्टली होता है, लेकिन उसकी खासियत क्या है, वो इतना कॉस्टली क्यों है? उसकी खासियत ये है, वो छोटे से छोटे चीज को ना बहुत जूम करके दिखा देगा। तो अगर ऐसा है कोई भी बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज को भी अगर आप जूम करके दिखा दीजिएगा तो भाई अच्छा है यार, हम तो किसी भी चीज का स्ट्रक्चर पता कर लेंगे ना। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो छोटे से छोटे चीज को जूम करके दिखा दे। दिखाता है लेकिन ऐसा नहीं, मतलब काफी छोटे चीजों को नहीं दिखा पाता, मतलब ब्लर कर देता है फिर वो। तो लोग इस खोज में थे कि कैसे भी हमारे हाथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लग जाए तो हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बता दें। और ऐसा नहीं कि उससे पहले से लोग कोशिश नहीं कर रहे थे, कर रहे थे। बहुत सारे लोग आए, कुछ से कुछ बता के चले गए, गलत बताए सही बताए, वो अपने जगह सही है। अरे भाई उनके पास जो रिसोर्सेस है वो अपने अकॉर्डिंग सही है। आज हम लोग जो आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है इसमें हम लोग कई सारी चीजें गलत पढ़ा रहे होंगे आपको। आने वाली पीढ़ियां उस चीज को ढूंढ निकालेगी कि हमारी पिछली जनरेशन गलत ही समझ रही थी, तो वही हम आपको भी पढ़ा रहे हैं। हो सकता है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अभी वो बेस्ट है, कल को हमारी आने वाली जनरेशन इसको गलत साबित कर देगी, हो सकता है। ये तो साइंस है, साइंस में तो होता यही है कि हर जनरेशन आती जाती है, पिछले वाले जनरेशन को गलत करती है, इंप्रूवमेंट कहते हैं इसको। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, ये ईयर आपको याद रखना है कब आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहली बार 1950 में अच्छा वाला एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, मतलब डिस्कवर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया। तो 1950 के बाद सेल बायोलॉजी की फील्ड में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आया। मतलब अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर एगो बन गया तो अब तो उसके कॉपी बनने लग जाएंगे, जहां जिसने भी बनाया। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बायोलॉजिस्ट के हाथ में जाने लग गया। तब जाके साइंटिस्टों को मोर क्लियरली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता करने में हेल्प मिला। लेकिन बात 1950 में आई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और सबसे अच्छा मॉडल पता करते करते 1972 खिंच गया। कितना साल का हो गया? लगभग 22 साल। तो कोई भी चीज ऐसे थोड़ी होती है आज आप मुझे दिए और कल मैं आपको आउटपुट दे दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। समय लगता है, अच्छी चीजों में समय लगता है। तो भाई पहली बात तो आपको ये दोनों ईयर इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1950 में क्या हुआ? पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया है, पहली बार। और 1972 में फाइनल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का आया है। लेकिन इस बीच में कई सारे साइंटिस्ट आए हैं जो अपना अपना व्यू दिए हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। कोई विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टडी करके दे दिए, किन्हीं ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टडी किया सेल मेम्ब्रेन का, किन्हीं ने फाइनली जाके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किया। अब सवाल ये है कि सर एग्जाम में क्या सबका नाम याद रखना है, सबका स्ट्रक्चर याद रखना है? देखिए नहीं, एग्जाम में केवल इसी का आएगा, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा सबका। क्यों पढ़ाऊंगा? अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा।
कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का पता कैसे लगाया गया। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको सेल मान लीजिए ये सेल है, मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर तो कई सारे ऑर्गेनेली होते हैं ना यार। सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बहुत सारी चीज होती है। तो अगर आपको 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट। आ रहे हैं, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हैं और आप इसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता लगाना चाहते हैं, तो बच्चे ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप इसको माइक्रोस्कोप में डालेंगे और माइक्रोस्कोप केवल इसका स्ट्रक्चर दिखाएगा, ऐसा नहीं होता है। माइक्रोस्कोप तो सबका स्ट्रक्चर दिखाएगा ना यार, फिर तो इसका भी दिखाएगा, इसका भी दिखाएगा, इसका भी दिखाएगा। तो आप देखना किसका चाहते हो? आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता करना चाहते हो ना। तो आपको केवल उसमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखे, इसके लिए आप क्या चाहते हो बोलो? मैं आपके सामने 2 कंडीशन अराइज करता हूँ। आप ये चाहते हो कि एक ऐसा सेल हो जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली ना हो, केवल साइटोप्लाज्म हो, केवल मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली ना हो, और जो भी चीज हो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो। एक कंडीशन, ये कंडीशन 1। दूसरा कंडीशन क्या कि एक ऐसा सेल हो जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेली। तो आप क्या चाहते हो? कैसा सेल आप लेना चाहोगे स्टडी पर्पज से? फर्स्ट वाले हाथ खड़ा कीजिए कि हम फर्स्ट वाला लेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए। जो भी लोग फर्स्ट वाला बता रहे हैं उनका जवाब सही है, और जो सेकंड सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। बताते हैं क्यों। अरे आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करना है ना, तो आप चाहोगे कि हम सेल को रखें माइक्रोस्कोप में और हमें जो भी दिखे वो केवल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखे। साइटोप्लाज्म तो फ्लूइड है, तो आप चाहते हो कि केवल हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखे, तो ऐसा वाला सेल लेना। क्योंकि ऐसा वाला लोगे तो फिर वहां बहुत सारा चीज आपको दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। अब साइंटिस्टों के सामने एक चैलेंजेस था, ऐसा कोई सेल ही नहीं था जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेली ना हो और अंदर में बहुत सारे चीज ना हो। अरे आप क्या सोच रहे हो कि प्रोकैरियोटिक सेल ले लेंगे, ऐसा मिल जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, मैंने बताया ना आपको। एटलीस्ट राइबोसोम वहां पे भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें वहां होती है, मैंने बोला ना प्रोकैरियोट में बताएंगे हम आपको। तो फिर भाई साइंटिस्टों के सामने चैलेंजेस आ रहा था, पता है। यही कारण है फिर जाके जूलॉजिस्ट के दिमाग में एक बात आया कि अरे अरे, जूलॉजी में तो एक सेल है जिसका नाम आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो मैच्योर होती है ना, जब तो मैच्योरेशन प्रोसेस के दौरान, मैच्योर जब हो रही होती है, मैच्योरेशन के दौरान अपने मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली को वो डिस्ट्रॉय कर लेती है। क्यों कर लेती है आपको पढ़ाएंगे, आरबीसी तो बताएंगे। आप आरबीसी में पढ़ रहे हैं, आपको आरबीसी पढ़ाएंगे। आप क्यों मैच्योर होने के दौरान वो अपने सारे सेल ऑर्गेनेली को हटा लेती है, मैं बता दूं। आरबीसी चाहती है कि हम अपना केवल एक मकसद को पूरा करें, और मेरा केवल एक मकसद क्या है कि हम O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करें, और इसके लिए हमें होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन। इस पर्पस के लिए वो अंदर में अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन रखें, इसलिए वो सारे ऑर्गेनेली को, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में होता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, सबको हटा लेती है। अब भाई बच गया क्या? साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन केवल बचा और चारों ओर से सेल मेम्ब्रेन। यही कारण है कि आरबीसी पर सबसे ज्यादा स्टडी हुआ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का। ये मैंने वो बातें बताया जो और टीचर नहीं बताते। कह रहे थे आरबीसी पे स्टडी हुआ सेल मेम्ब्रेन का। क्यों हुआ? क्यों हुआ? और कोई सेल नहीं था क्या? था, लेकिन आरबीसी क्यों मोस्ट फेवरेबल माना जाता है सेल मेम्ब्रेन के स्टडी के लिए? तो आप क्या करोगे, ये पेज नंबर 1 हुआ आज के लेक्चर का। आप क्या करोगे, पेज नंबर 1 के बाद ये सब नहीं लिखोगे, ठीक है। आप ये सब लो, मैं मिटा देता हूँ, ये सब ताम झाम हटा दोगे। नोट्स में जो लिखना है मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। आप क्या करोगे, एक पॉइंट लिखोगे। इसके बाद क्या पॉइंट लिखोगे? आप जो पॉइंट लिखोगे वो मैं खुद ही लिख देता हूँ। क्या इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखोगे, ऐसे स्टार डाल के। आरबीसी इज द सेल
RBCs most preferred, RBCs most preferred cell for study of structure of what? Cell membrane, because mature RBC have no most of the cell organelle, so they show more clear structure of cell membrane under microscope, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पॉइंट आप नोट्स में ऐड कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए अब हम आते हैं अपने सीक्वेंस में, और अब आपको हम एक एक करके एकदम बच्चों की तरह सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कई सारे साइंटिस्ट आए, वो अपने जमाने में सही थे, फिर वो गलत साबित हुए, फिर वो गए, ऐसे ही एक एक करके साइंटिस्ट आते गए और जाते गए, आते गए जाते गए। इस बोर्ड पे अभी स्लाइड पे मैं आपको 4 साइंटिस्ट का नाम एक साथ लिख दे रहा हूं, और चारों के बारे में एक साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले जो साइंटिस्ट थे जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताना चाहे थे, उनका नाम था ओवरटन, ओवर हो गए, पहले बोल पे ओवर हो गए, ओवरटन। फिर आते हैं डेवसन एंड डेनली, सॉरी डेवसन डेनली के पहले आते हैं गॉटर ग्रंडर। इन सब का नाम याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, हम बस बता रहे हैं, आपके दिमाग में स्टोरी क्रिएट हो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आया कैसे सामने। गॉटर एंड ग्रैंडल, टंडल नहीं है, ग्रैंडल है, ठीक है। फिर आते हैं डेवसन डेनली, डेवसन एंड डेनली, डेनली, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, स्पेलिंग को बड़ा बात नहीं है। और तब आते हैं जाके फाइनली आपको रॉबर्टसन, रॉबर्टसन। मैं इन चारों को अभी एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट तो रॉबर्टसन का ही है। गॉटर ग्रैंडल, डेवसन डेनली और फाइनली सर रॉबर्टसन। ईयर भी है, ईयर हम जिनका बताएंगे उन्हीं का याद रखना है। देखिए बच्चे, पूरी बायोलॉजी में इतने सारे ईयर आ जाएंगे ना कि आप याद रखते रखते आपका हालत खराब हो जाएगा। हम जिनका ईयर बताएंगे उनका ही केवल याद रखना है, इन चारों में से किसी का ईयर याद नहीं रखना है। फाइनली आएंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1972, केवल ईयर उन्हीं का याद रखना है। यार सबका ईयर याद नहीं रख पाओगे यार, ठीक है, भूल जाओगे। ईयर एक तरीके से याद रखने वाली चीज है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है। चलिए आइए, सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्टसन, सॉरी ओवरटन। ओवरटन क्या कहते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड यूनिलेयर बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड यूनिलेयर का बना हुआ है। अभी आपको मैंने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बताया ना, यू हेड और ये टेल, तो इनका कहना है ऐसे ही कई सारे फॉस्फोलिपिड अरेंज होके, ऐसे ही कई सारे फॉस्फोलिपिड अरेंज होके एक लेयर में आ जाते हैं। और ये पूरा का पूरा, मान लीजिए अगर ये सेल है, सपोज दैट ये सेल है, तो मैंने सेल का एक कट सेक्शन बनाया यहाँ, इस जगह के सेल मेम्ब्रेन का मैंने कट सेक्शन बनाया ऐसे, ये तो उनका कहना है ओवरटन का कि मैंने स्टडी किया है माइक्रोस्कोप में, इसी तरीके से अरेंज होता है सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड, इस तरीके से, यूं इस तरीके से पूरा का पूरा, ऐसे पूरा बनाने में टाइम पास होगा, ऐसे अरेंज होता है। किनका कहना है ऐसा? और ओवरटन का। वो अपने जमाने में सही थे, क्योंकि उनके पास वैसी ही फैसिलिटी थी माइक्रोस्कोप की कि उनको एक ही लेयर दिखा। बाद में आते हैं गॉटर ग्रैंडर, इन्होंने ये बात पूछा रहता है, गॉटर ग्रैंडर ने किस चीज पर स्टडी किया था? इन्होंने स्टडी किया था घोस्ट आरबीसी पर। घोस्ट आरबीसी भूत का आरबीसी नहीं है, तो किसका? भूतनी का है, भूतनी का भी नहीं है। घोस्ट आरबीसी उसको कहते हैं जो डैमेज्ड आरबीसी नहीं होते। आरबीसी का लाइफ 120 दिन होता है बॉडी में, तो अगर वो डेड हो गए तो उसको आप निकाल सकते हो और उसका सेल मेम्ब्रेन पे आप स्टडी कर सकते हो। तो ऐसे आरबीसी को कहते हैं घोस्ट आरबीसी, या फिर डैमेज्ड आरबीसी, जो एक्सीडेंटल आरबीसी है, डैमेज्ड, किसी कारण से उसको डैमेज लग गया, तो ऐसा आरबीसी कहते हैं घोस्ट आरबीसी। तो उन्होंने घोस्ट आरबीसी पे स्टडी किया था, ये पूछा जाता है। और इन्होंने जो बोला था स्ट्रक्चर के बारे में, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ओवरटन गलत बता रहे हैं, वो सही से पढ़ नहीं पाए। उन्होंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर का बना होता है। ऐसा कौन कहते हैं? गॉटर ग्रैंडर। यानी कि उनका कहना है कि अगर ये सेल है
और अगर हम इसका इस जगह का कट सेक्शन का अगर आप डायग्राम बताने जा रहे हो तो एक्चुअल में यहाँ पे फॉस्फोलिपिड ऐसे अरेंज्ड है, दिस वन, एक फॉस्फोलिपिड इधर से तो एक फॉस्फोलिपिड इधर से, इस तरीके से अरेंज्ड है, इस तरीके से अरेंज्ड है। और अगर आप उसको यहाँ पे दिखाओगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, मतलब एक बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बनके तैयार हो रहा है, बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बनके तैयार हो रहा है। तो हियर दिस वन इज यूनिलेयर्ड, दिस वन इज यूनिलेयर्ड, और हियर दिस वन इज बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, दिस वन इज यूनिलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो मैं लिख देता हूं दिस वन बायलेयर phospholipid, bilayer phospholipid, and here this one is unilayer phospholipid। तो दोनों अपने अपने जगह पर सही थे, पहले ओवरटन ने दिया, बाद में गोटरगंडा ने दिया, सब अपने अपने जगह सही हैं। जिनको जो फैसिलिटी दिखा, जिनके पास जैसा माइक्रोस्कोप था, जिन्होंने जैसा स्टडी किया वैसा बताया, समय बढ़ता गया। तब आते हैं डेवसन डेनली। डेवसन डेनली देते हैं सैंडविच मॉडल। तो पहली बार सैंडविच मॉडल देने वाले थे डेवसन डेनली, सैंडविच मॉडल। कितने लोग सैंडविच खाए हैं, हाथ खड़ा कीजिए। मैं सैंडविच बोल रहा हूं, बर्गर वाले हाथ खड़ा नहीं करेंगे। सैंडविच जो जो खाए हैं हाथ खड़ा कीजिए। ऑलमोस्ट सभी लोग इसमें सैंडविच खाए हैं, है ना, सभी लोग खाए हैं। चलो इरहान बताएगा एक सैंडविच में कितने ब्रेड होते हैं, इरहान बताएगा एक सैंडविच में कितने ब्रेड होते हैं। 2 ब्रेड। 2 ब्रेड होते हैं। तो फिर तुम 2 सैंडविच खाते हो क्या एक बार में? नहीं, वो एक ही सैंडविच होता है, एक सैंडविच दोनों में से मिलकर मतलब 2 बनता है। ब्रेड होता है ना? यस सर। अच्छा, और मसाला का लेयर कितना होता है? उसके बीच में सिंगल लेयर। सिंगल लेयर। जिनको जिनको ऐसा लग रहा है कि इरहान ये सही बता रहा है सैंडविच के बारे में, तो वो अपना हाथ खड़ा करें। जिनको जिनको लग रहा है कि इरहान सही बता रहा है सैंडविच के बारे में, आपने भी ऐसा ही सैंडविच खाया है, तो वो हाथ खड़ा करें। किन्हीं का हाथ खड़ा नहीं हो रहा, मतलब आप लोगों ने अलग टाइप का सैंडविच खाया क्या है? एक हर्ष का हाथ खड़ा हुआ है अभी। मतलब आप लोगों ने अलग टाइप का सैंडविच खाया है क्या? अलग मतलब अलग जगह से मंगवाते हो क्या आप लोग? अभी भी 2 ही लोगों का हाथ खड़ा हुआ है बस, वो भी ईरान फिर से हाथ खड़ा कर रहा है। ईरान का कहना है कि एक सैंडविच में 2 ब्रेड होता है और मसाले का एक लेयर होता है। तो इस बात से केवल हर्ष सहमत है, बाकी कोई लोग सहमत नहीं है। बाप रे, तो बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन खड़ा हो गया यार, तो बहुत लोचा हो गया फिर तो। अच्छा अतिक अतिक माइक ऑन करो। तुम कैसा सैंडविच खाए हो भाई? खाया नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता। तो फिर हाथ खड़ा करने में क्या जाता है यार? क्वेश्चन में खाने का बारे में पूछा हुआ था, वो नहीं रहता ओ तब आंसर अच्छा, जाता। खाने के बारे में पूछा हुआ था इसलिए हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं ना। यस। नवीन जैसे कुमार। कल था ना, लिविंग बाउंड्री था, तब सेल वाला आंसर जाएगा, अच्छा सेल मेम्ब्रेन अच्छा, आंसर जाएगा। नवीन कुमार, वैसे ही। नवीन कुमार, हाँ सर। क्या ऐसा सैंडविच नहीं खाए हो क्या? 2 ब्रेड सर अलग अलग टाइप का रहता है, जिसका ओ जो अच्छा, जैसा। अब सैंडविच भी अलग अलग टाइप का आने लगा है ना। हाँ सर, अरे बहुत टाइप का बहुत होता है, है। फ्लेवर भले ही चेंज हो सकता है यार, सैंडविच तो सैंडविच होता है यार। ये एक ब्रेड का लेयर है और नीचे एक दूसरे ब्रेड का लेयर है। अब तुम्हें भी अच्छा, हम समझ गए क्या कहना चाह रहा है कि सर बीच में वो स्लाइस का एक मतलब कि वो चीज स्लाइस का लेयर भी आ जाता है। तो कहीं पे एक चीज का स्लाइस का लेयर डलता है तो कहीं पे 2 लेयर डलता है। अरे भाट, मैं इन सबको मसाले में काउंट कर रहा हूँ। बीच में ओ आप हाँ सर। सोना चांदी भी डाल दोगे ना, उसको भी मैं मसाले में काउंट करूंगा। आप बीच में कुछ भी डाल लो, क्रीम डाल लो, आलू पराठा धराटा चिकन बेकन जो भी डालना सब डाल लो, वो मसाले में काउंट करूंगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हुआ तुम्हारा क्या, मसाला, और ये हुआ क्या, ब्रेड। अब हमको एक बात बताना, एक वर्ड है जो बच्चे भयानक कंफ्यूजन में रहते हैं, भाई साहब सच बता रहे हैं, बहुत भयानक कंफ्यूजन में रहता है। अभी पहले मैं सैंडविच के बारे में समझा रहा हूँ, तब सैंडविच मॉडल के बारे में समझाऊंगा। एक वर्ड आता है सैंडविच्ड, सैंडविच्ड। सैंडविच्ड कौन होता है सैंडविच में?
ब्रेड या मसाला? मसाला सर। मसाला। जिनको पूछेंगे वो बताएगा, ब्रेड या मसाला। सैंडविच कौन होता है और सैंडविच कौन करता है, बताना है। जिनको लगता है कि सैंडविच ब्रेड होता है तो वो अपना हाथ खड़ा करें। जिनको लगता है कि सैंडविच ब्रेड होता है तो वो अपना हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा करें जिनको लगता है ऐसा। किसी को नहीं लगता? एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा है यार, गजब। अच्छा, किनको लगता है कि मसाला सैंडविच होता है? हाथ खड़ा करो। बस 6 लोगों को लगता है। चलिए, सभी लोग को लग रहा है लगभग लगभग कि मसाला सैंडविच होता है। अब हमको एक बार बताइए कि सैंडविच करता कौन है? मसाला मसाला को, पहला ऑप्शन है मसाला मसाला को, या फिर मतलब ये है कि सैंडविच करता कौन है? पहला ऑप्शन मसाला मसाला को, ब्रेड मसाला को। तो जिनको जिनको लगता है कि सैंडविच मसाला मसाला को ही करता है वो अपना हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, ऐसा किन्हीं को नहीं लगता कि मसाला मसाला को सैंडविच करता है? अच्छा अच्छा, दूसरा ऑप्शन था कि ब्रेड मसाला को सैंडविच करता है। पांच ही हाथ, 6 हाथ खराब हुए हैं। सुमन कुमार अभी हाथ खड़ा करना नहीं जानते हैं, उनको सिखाएंगे, ट्रेनिंग देना होगा। चलिए, तो मतलब सबका फंडा क्लियर है, इसका मतलब सैंडविच के बारे में सब लोग जानते हैं। अब जो लोग खाए हैं उनका भी कंसेप्ट क्लियर होगा, जो नहीं खाए हैं वो स्क्रीनशॉट लेके खा सकते हैं। ये है सैंडविच, ठीक है। आप इसका जो भी अपने मन से फ्लेवर दे सकते हैं, इसका नाम जो भी नाम देना है, चिकन सैंडविच, मोमो, ढोमो, जो भी है नाम अपने मन से दे सकते हैं और खा सकते हैं इसको। ये सैंडविच है। मोटा मोटी यहाँ पे से जो कंसेप्ट निकल के सामने आ रहा है कि एक सैंडविच में कितने लेयर होते हैं। अब ऑप्शन दे रहा हूँ 1 2 3। एक सैंडविच में कितने लेयर होते हैं? हाथ खड़ा करेंगे 1 वाले। एक सैंडविच में कितने लेयर होते हैं? हाथ खड़ा करेंगे 1 वाले। अब हाथ खड़ा करेंगे 2 वाले। एक सैंडविच में कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर। अरे भाट शिवानंद ईरान, एक सैंडविच में 2 लेयर होते हैं। अरे भाट, अभी तुमने कहा 2 ब्रेड होते हैं, एक ब्रेड ये हुआ, एक ब्रेड ये हुआ। एक मसाले का भी तो लेयर है, तो लेयर तो टोटल 3 हो गए ना। सर हाथ खड़ा ब्रेड कर तो रहा है। सर एक ही क्वालिटी का है ना। अच्छा, ब्रेड तो ब्रेड होता है, ऐसा थोड़ी होता है यार। मतलब ब्रेड तो ब्रेड होता है। घर तो घर है, चाहे 2 मंजिला हो, 3 मंजिला हो। मैं पूछ रहा हूँ घर में कितने मंजिल है? 1 मंजिल है, क्योंकि एक ही घर है। घर तो घर होता है सर। क्या करोगे सर, घर तो घर होता है। बीच में क्या है कि दुकान खुलवा दिए, ऊपर हम लोग रहते हैं और नीचे गैरेज खुलवा दिए, तो सर वो घर ही तो है सब। तो क्या करोगे सर, अब अलग अलग डिपार्टमेंट खुल गया है घर में, क्या करें। लेकिन है तो घर, ऐसा थोड़ी होता है यार। 3 फ्लोर का घर है तो 3 फ्लोर बोलोगे ना यार, एक फ्लोर थोड़ी बोलोगे यार। ये अलग बात है कि यहाँ पे ये ब्रेड एक सिंगल ब्रेड है, यहाँ पे एक सिंगल ब्रेड है। अलग अलग ब्रेड है, वो 2 लेयर हो गया, मसाला 1 लेयर हो गया। अब बोलो कितने लोगों को क्लियर है कि हाँ भाई एक सैंडविच में 3 लेयर होता है? हाथ खड़ा करो जल्दी। राइट। अच्छा, अब समझना, किसी लोगों को इस बात में कोई कंफ्यूजन हो तो ही वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। बोलेंगे सर मसाले में आलू का 1 लेयर होता होगा, बंदा गोभी का 1 लेयर होता होगा, फिर चीज का। अच्छा, इनको हो गया कंफ्यूजन, नवीन को, है ना। अरे भाट, मैंने पहले कह दिया पूरा का पूरा एक मसाला है। मसाला का मतलब ये हो क्या, पूरा मिक्सचर, और उसका मैंने 1 लेयर माना। अब तुम मसाले में कुछ भी ऐड कर दो। अब मेरा जमसन है ना, मान लेंगे कि मसाले में 1 लेयर, मेरा जमसन है कि हम मान लेंगे मसाले में 1 लेयर। तो मैंने मान लिया कि एक सैंडविच में 3 लेयर, एक 2 ब्रेड का लेयर और 1 मसाले का लेयर। बोलो अब ये मतलब सैंडविच के बारे में, सैंडविच क्या होता है, उसका मॉडल कैसा होता है, समझ में आ गया। अभी मैंने डेफसन डेली रॉबर्टसन नहीं पढ़ा है। जिनको समझ में आ गया कि सैंडविच कैसा होता है, स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, उसमें कितने लेयर होते हैं, कितने में से कितना लेयर कौन होता है, बात समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए, इस मीटिंग का 3 मिनट बचा है, नया मीटिंग क्रिएट करते हैं। नए मीटिंग में पढ़ते हैं डेफसन डेली का मॉडल, रॉबर्टसन का मॉडल, और तब हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है।
चलिए नए मीटिंग में मिलते हैं, तब तक आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिए नोट्स में, गॉटर ग्रैंडल तक पढ़ लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले सकते हैं आप।